हेलो बच्चों। आज हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। वैसे आप सामान्य तौर पर आप लोग जिसे महंगाई कह देते हैं। जैसे आप बोल देते हैं कि इस टाइम पे बहुत महंगाई बढ़ गई। उस टाइम पे अपन इतने रुपए में इतना सामान खरीद लेते थे। अभी के टाइम पे 100 रुपये बाजार लेके जाओ तो कुछ भी नहीं मिल पाता। आमतौर पर आपने साधारण तौर पर ये भाषाएं सुनी होगी अपने घर परिवार में कि पहले 100 रुपये में थैला भर के सब्जी आ जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे 100 रुपये में किलो तो टमाटर ही मिलता है या प्याज ही मिलता है, ऐसा सुना होगा। वो उसी को अपन अर्थशास्त्र की भाषा में स्फीति कह देते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे। तो आइए अपन देखते हैं स्फीति। स्फीति बेसिकली इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मुद्रा का ज़्यादा फ्लो। ये सरकार ने यदि घाटे की वित्त व्यवस्था बनाई तो उस घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए सरकार पैसे छापती है। तो पहला कारण अपना हो सकता है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की व्यवस्था या हो सकता है जिस चीज का उत्पाद है, जैसे उत्पादन वाले, जैसे आजकल देखते हो कि एक टाइम था जब जब अपने मजदूरी की दर थी वो भी काफी कम थी। काफी सारी चीजें बहुत सस्ते में मिल जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे उत्पादन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी उनकी भी कीमत बढ़ गई है। तो ये लागत जन, इसे अपन कह सकते हैं लागत जन स्फीति। तो लागतों में वृद्धि। लागतों और अपन अगला कारण देख सकते हैं। अगले कारण के तौर पे अपन कह सकते हैं मांग में वृद्धि। जैसे अचानक अ, हम आप सामान्य तौर पर दे सकते हैं यदि जैसे कोई त्योहार आ रहा है तो उस टाइम पे, जैसे यदि राखी का त्योहार आए तो उस टाइम पे राखी की डिमांड बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे अपना राखी राखी की कीमतें बढ़, जैसे अभी अभी के टाइम पे आप जाओगे, यदि अभी ज़्यादा ठंड नहीं है तो ठंड के कपड़े यदि लेने जाओगे तो आपको नॉर्मल प्राइस ही मिल जाएगी। लेकिन जब थोड़ा ठंड शुरू हो जाएगी तो उनकी थोड़ा प्राइस बढ़ जाती है। ये कई प्रकार से भी हो सकता है, जैसे किसी भी चीज़ की अचानक से डिमांड डिमांड बढ़ गई। अभी जैसे मांग जमीन इत्यादि मांग, अत्यधिक मांग बढ़ने से भी स्फीति बढ़ सकती है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन साधारण तौर पर हम कहें कि जितना उत्पाद अपने मार्केट में है उसकी मांग उससे ज़्यादा हो रही है, या फिर मनी का जो फ्लो है सरकार ने ज़्यादा कर दिया है। तो उस स्थिति में अपनी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आई होप कि आप ये तो समझ ही गए होंगे। अब अपन मुद्रास्फीति के प्रकार देख लेते हैं। अब मुद्रास्फीति को भी कई प्रकारों में विभाजित विभाजित किया गया है, जैसे रेंती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है। रेंटी हुई स्फीति में सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति की दर 3% से कम पाई जाती है। तो 3% से यदि कम दर होगी मुद्रास्फीति की तो वह रेंगती हुई, 3% या इससे कम, तो वह रेंगती हुई स्फीति कहलाएगी। और यदि वही मुद्रास्फीति की दर अगला अपना प्रकार आ जाता है, जैसे चलती हुई मुद्रास्फीति। इसकी दर सामान्यतः 3% से 7% मानी जाती है। ये अपना हो गया चलती हुई मुद्रास्फीति की दर। और इसके आगे यदि अपन देखते हैं, अगर अगर इससे भी ज्यादा स्पीड है, जैसे कि आरबीआई ने नियम ये बनाया है, जैसे अभी इसके पहले, जैसे आरबीआई के अनुसार इंडिया की मुद्रास्फीति की दर कितनी होनी चाहिए, 4 ± 2। तो अपना स्फीति की दर, चलती हुई स्फीति की दर के लगभग अपना आरबीआई का वो बना हुआ है कि अपनी मुद्रास्फीति की दर क्यों होनी चाहिए। इसकी बजाय अपन बाद में समझें कि स्फीति जरूरी क्यों है। पहले अपन इसके प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रकार आ जाता है दौड़ती हुई मुद्रा की स्फीति।
दौड़ती हुई स्पीड। इसकी दर सामान्यतः 7% से 20 तक रहती है। 7 से 20। और अपना अगला पॉइंट आ जाता है चौथा, अप स्पीड या बहुत ज्यादा स्पीड। 20% से अधिक वृद्धि हो जाती है। इसमें मुद्रा का लगभग ना के बराबर ही मूल्य बचता है। ये ऐसी स्थिति देश के लिए बहुत ही खराब होती है। अब अपन, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसके आगे देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे आपने पढ़ा कि आरबीआई का, जैसे आरबीआई के अनुसार मुद्रास्फीति की दर 4 ± 2, मतलब 6 या फिर 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों है? इसकी वजह अपन अपने इसे फिलिप्स वितर्क के माध्यम से समझते हैं। फिलिप्स इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। चलो हिंदी में लिखते हैं। इस कारक के माध्यम से आप आसानी से समझते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, यदि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है तो ये अपनी बेरोजगारी की स्थिति बढ़ रही है। यदि इन्फ्लेशन रेट जितना बढ़ रहा है, जैसे इधर पास इन्फ्लेशन रेट अपन मान के चलते हैं 7 है, तो इधर बेरोजगारी की दर भी कम होगी। जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, बेरोजगारी की दर बढ़ती है। इसे उदाहरण के तौर पर अपन ऐसे समझ सकते हैं, यदि मार्केट में ज्यादा पैसा होगा, तो जो निवेशकों के पास यदि ज्यादा मात्रा में पैसा उपलब्ध होगा, तो उसे वह ज्यादा निवेश करेंगे, और ज्यादा निवेश करेंगे तो उन्हें श्रमिकों की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। यदि श्रमिकों की जरूरत ज्यादा उनको पड़ेगी, तो वह लोगों को रोजगार देंगे, तो इस वजह से रोजगार में वृद्धि होगी। हालांकि यह है अपना शॉर्ट रन में ही काम करता है, मतलब अल्पकाल में ही काम करता है, दीर्घकाल में यह काम नहीं करता। ये जैसे कि किसी ने कहा है, लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो अपन शॉर्ट रन में देख सकते हैं, शॉर्ट रन में तो ये काम करती है, लेकिन लॉन्ग रन में जो होते हैं वो रैशनली थिंकिंग करने लगते हैं। तो रैशनली थिंकिंग करने लगते हैं तो लोग समझ जाते हैं। जैसे अब शॉर्ट रन में तो लोग नहीं समझ पाते कि इन्फ्लेशन बढ़ा तो अपन को मजदूरी की मांग भी ज्यादा करनी है। लेकिन लॉन्ग रन में जो होता है, लोग समझ जाते हैं, वो हड़ताल कर देते हैं कि हमारी आय बढ़ाई जाए, हमारी वेतन बढ़ाई जाए। तो इस वजह से लॉन्ग रन में यह नियम काम नहीं कर पाता। आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मुझे जरूरत पड़ेगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब स्पीति के वो देख लेते हैं, स्पीति जरूरी क्यों है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। अब साधारण शब्दों में अपन ये कह सकते हैं, स्फीति, यदि स्फीति बढ़ेगी तो उस स्थिति में निवेश भी बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार में वृद्धि होगी, इसलिए स्फीति आवश्यक भी होती है। हाँ, लेकिन अति अस्फीति की दशा भी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए नॉर्मली स्फीति को 5 से 6% ही रखा जाता है, या उससे कम। आरबीआई ने कई देशों में तो 2-3% की दर रखी जाती है, लेकिन अपने इंडिया में ये सामान्य तौर पर 4 ± मतलब 6 से 2 के बीच में रखी जाती है। अभी करंटली इन्फ्लेशन की दर अपनी 6-7 की समथिंग है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आगे हमारे साथ ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें अपनी क्रिएटिव स्टडी पर। धन्यवाद।